नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। तो क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का क्लास 10th के लिए, क्योंकि जिसका नाम है वाच्य। और वाच्य जो है, आप जब भी आगे हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि हर पेपर में जितने भी आपके सैंपल पेपर हैं लास्ट ईयर्स के, तो उनमें आप देखेंगे कि हर बार आपको वहां पर वाच्य से संबंधित 3 से 4 प्रश्न, यानी कि एक एक नंबर का आपका एक प्रश्न होता है, तो 3 से 4 प्रश्न आपको वाच्य से संबंधित वहां पर मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर वाच्य अपना जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने वाच्य क्या होता है यानी कि वाच्य की परिभाषा हमने पढ़ी। उसके बाद हमने वाच्य के भेद, कितने भेद होते हैं आप देख सकते हैं, वाच्य के भेद हमने पढ़े। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक वाक्य जो है उसमें 3 तरह के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। यानी कि वाच्य का अर्थ मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बोलने का विषय, यानी कि किसी भी वाक्य में बोलने का विषय क्या है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जो है वो किसके आधार पर लिखी गई है, ये जो बताता है उसे ही वाच्य कहते हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों जो वाच्य है उनको यहाँ पर क्लियर किया। उसके बाद हमने सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य में अंतर, क्योंकि आप लोगों को काफी कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी कर्म वाच्य में, जैसे कर्म वाच्य और भाव वाच्य में। जैसे कर्म वाच्य में भी आपने कई बार देखा है कि जाता है शब्द का प्रयोग होता है, से शब्द का प्रयोग होता है। बिल्कुल इसी तरह से भाव वाच्य में भी जाता है और से शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन भाव वाच्य की एक विशेषता हमने यहाँ पर बताई थी कि उसमें ज्यादातर जो वाक्य होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं, यानी कि निषेध प्रकट करने वाले होते हैं, नहीं का बोध कराने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी चीजें डिस्कस की और आपने देखा कि हमने किस तरह से एक एक जो अंतर है वो यहाँ पर आपको बताया। जैसे हमने कहा सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, तो ये आपका कर्म वाच्य है। लेकिन राधा से खाया नहीं जाता, ये आपका भाव वाच्य है। ठीक है, अब अगर मैं आपके इस कर्म वाच्य को, ये जो आपका यहाँ पर कर्म वाच्य है, इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है, यानी कि जा शब्द का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है। अभी भी ये आपका कर्म वाच्य ही है, लेकिन हमने इसको दूसरे तरीके से लिखा है। ठीक है, और ये आपका भाव वाच्य है। सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है, सुधाकर से दरवाजा खोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सुधाकर से दरवाजा खोला जाता है, या सुधाकर के द्वारा दरवाजा खोला जाता है, या सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है, ये सारी चीजें जो है क्या बता रही हैं, ये कर्म को बता रही हैं। यानी कि यहाँ पर सुधाकर से कोई लेना देना नहीं है कर्म का, दरवाजा खोला जाता है, क्रिया जो है वो आपके कर्म के आधार पर लिखी गई है। तो ये एक मेन अंतर यहाँ पर था कि इसमें जा शब्द जो होता है वो ऑप्शनल रूप से, यानी कि वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जाता है, किसमें, आपके कर्म वाच्य में, जबकि भाव वाच्य में अनिवार्य रूप से जा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, राधा से खाया जाता है, राधा से खाया नहीं जाता। ठीक है, और क्रिया हमने कहा था कि हमेशा एक वचन और पुल्लिंग होती है, किसमें, भाव वाच्य में। जैसे कि आपके कर्म वाच्य में या कृत वाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा, कृत वाच्य में आपके कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर क्रिया के लिंग और वचन होते हैं, कर्म वाच्य में
कर्म के आधार पर क्रिया के लिंग और वचन होते हैं। भाववाच्य में आपका लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा, वचन हमेशा एक वचन होगा। ठीक है, और इस तरह से नंबर तीसरा जो यहाँ पर एक तरह से डिफरेंस था इन दोनों में, वो हमने लिखा कि कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, लेकिन भाववाच्य में सकर्मक या अकर्मक क्रिया का अक्रमवत प्रयोग होता है। यानी कि सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, और इनका कोई क्रम नहीं होता, अक्रमवत प्रयोग होता है। किसमें? भाववाच्य में। क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें कर्ता से मतलब है, ना ही हमें कर्म से मतलब है, हमें यहाँ पर केवल और केवल भाव से हमें मतलब है, तो हम उसी के आधार पर अपनी क्रिया को देखेंगे। तो ये अंतर हमने यहाँ पर बताए थे। अब हमने सबसे ज्यादा मेन पॉइंट डिस्कस यहाँ पर करना शुरू किया था, वो हमारा पॉइंट था वाच्य परिवर्तन। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्मवाच्य से भाववाच्य और कृतवाच्य बनाना, ये तीन तरह से हमने यहाँ पर वाच्य परिवर्तन जो है करना सीखा है। और एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी तरह से दिया जाता है कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए, कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाइए, या कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाइए। तो ये सारी चीजें अब हम लास्ट सेशन में जो हमने सबसे पहला अपना यहाँ पर डिस्कस किया था टॉपिक, वो था कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो क्या क्या हमने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किए थे? यहाँ पर हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट हमारा था कि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कर्मवाच्य की विशेषता है कि उसमें कर्ता के साथ से होता है, द्वारा होता है और के द्वारा होता है। तो कृतवाच्य से जब कर्मवाच्य बनाना हो तो जो कर्ता होता है, यानी जो काम को करने वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक कृतवाच्य आपका लिया है, एक कर्मवाच्य आपका लिया है। दोनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं। रवि पुस्तक पढ़ता है, कृतवाच्य है, रवि पुस्तक पढ़ता है। बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि क्रिया जो है वो रवि यानी कि कर्ता के आधार पर लिखी गई है, पढ़ता है। एक वचन है, पुल्लिंग है। क्या हो गया अगर एक वचन और पुल्लिंग क्रिया है और कर्ता के आधार पे है? तो कृतवाच्य। यानी कि रवि पुस्तक पढ़ता है जो आपका वाक्य है वो कृतवाच्य है, और आपने उसको कर्म में बदलना है। तो पहला ऑप्शन उसके लिए हमने दिया है कि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाए। अब देखिए, खुद से बनाइए। रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर कर्ता के साथ से का प्रयोग किया है, कर्ता के साथ से का प्रयोग किया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, सीमा गीत गा रही है। तो सीमा गीत गा रही है, सीमा आपकी वाक्य में कर्ता है और उसी के आधार पर यहाँ पर क्रिया लिखी गई है कि गीत गा रही है। ठीक है ना? तो सीमा के द्वारा गीत गाया जा रहा है, सीमा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। अब यहाँ पर सीमा की यानी कि कर्ता की वैल्यू जो है वो समाप्त हो गई। अब सीधे गीत की वैल्यू वहां पर लगी, यानी कि कर्म के आधार पर ही वहां पर हमने क्रिया को लिखा। यहाँ पर हमने लिखा गीत गा रही है, यानी कि क्रिया थी एक वचन और स्त्रीलिंग। अब हमने जब के द्वारा का प्रयोग किया तो गीत गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है। अब सीमा से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। अब कर्म से मतलब है कि कर्म क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है गीत गाना। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्रिया के लिंग और वचन किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था
कर्म के बाद मुख्य धातु में आ, या अथवा जा उपयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है। तीन चीजें, आ, या और जा, तीन चीजें उपयुक्त रूप से, यानी कि जहां पर जिसकी उपयोगिता है, जहां पर जिसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आ जोड़ दिया या कहीं पर भी या जोड़ दिया या कहीं पर भी जा जोड़ दिया। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है कि रमेश टीवी देखता है। रमेश टीवी देखता है, कर्मवाच्य। अब दूसरे पॉइंट के आधार पर एक पॉइंट तो दिमाग में लेके चलना ही है कि कर्ता जो है उसके बाद आपने से, द्वारा या के द्वारा जोड़ना है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपने माइंड में लेके चलना ही है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया है कि जो मुख्य धातु है, यानी कि जो क्रिया का मूल रूप है, जैसे कि क्रिया क्या बताया था लास्ट सेशन में, क्रिया के मूल रूप मैंने आप लोगों को, क्रिया के मूल रूप मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे चल, खा, जा, आ, सुन, पढ़, लिख, ये क्रिया के मूल रूप हैं जो बिना प्रत्ययों के। जैसे लिख शब्द अगर मैं लिखूं तो उसमें मैं आपका लिख ना प्रत्यय भी जोड़ सकती हूँ, का प्रत्यय भी जोड़ सकती हूँ, ती प्रत्यय भी जोड़ सकती हूँ, ते प्रत्यय भी जोड़ सकती हूँ। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो तो लिख ही है, लेकिन ये सब क्या है? प्रत्यय है। लिखना, लिखता, लिखती, लिखते। ठीक है, तो हमने कहा क्रिया के मूल रूप में, जो क्रिया का मूल रूप है वाक्य में, उसमें हम आ, या अथवा जा को उपयुक्त रूप से जोड़ देंगे। तो क्या हमने लास्ट सेशन में एग्जांपल लिखा था? रमेश टीवी देखता है। रमेश टीवी देखता है। तो देखिए क्या हमने यहाँ पर शब्द बनाया, कर्मवाच्य कैसे बनाया? सबसे पहले हमने कर्ता के बाद से या द्वारा या के द्वारा जोड़ा। तो यहाँ पर सुटेबल है से। रमेश से टीवी, रमेश से टीवी। फिर हमने कहा आ, या अथवा जा जोड़ दिया जाता है। तो अब हम दे या नहीं लिखेंगे, दे जा नहीं लिखेंगे। तो मुख्य रूप से क्या है? देख धन आ, देख धन आ, देखा। रमेश से टीवी देखा जाता है, जोड़ दिया हमने। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था होमवर्क में। किस किस बच्चे ने होमवर्क किया है? सबसे पहले तो हैंड रेज करेंगे कि किस किस बच्चे ने ये जो वाक्य है इसको, ये जो कृत वाक्य है इसको कर्म वाच्य में बदला है। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको कितना भी आप पढ़ लो, क्योंकि व्याकरण ऐसी चीज है जिसको आप बिल्कुल भी रट नहीं सकते। आपको समझना और नोट डाउन करना और रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा था कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, इसे हमने कर्मवाच्य में बदलना है। तो कब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कबूतरों से आकाश में कबूतरों से आकाश में क्या लिखेंगे? उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका उड़ शब्द है ये क्या है? ये क्रिया का मूल रूप है, यानी कि ये मुख्य धातु है। तो मुख्य धातु में हमने क्या क्या जोड़ना है? या तो आ जोड़ना है, या जोड़ना है, या जा जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं उड़ में हम उड़िया नहीं लिखेंगे, उड़जा नहीं लिखेंगे, उड़ा, उड़ धन आ।
उड़ा, यानी कि उड़ धन आ, कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। और अब ये आपका क्या हो गया? अब ये आपका बन गया कर्म वाच्य। ठीक है, तो किस किस ने ये सही लिखा है अपनी कॉपी में? अपना आंसर मिला सकते हैं, अपना आंसर मैच कर सकते हैं जिसने ये सही लिखा है। कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। दोनों वाक्य हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नंबर 3 पॉइंट की तरफ। फिर से एक बार देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ पर से या के द्वारा या द्वारा जोड़ा जाता है। फर्स्ट पॉइंट में से, द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है। दूसरे पॉइंट में आपका आ, जा या जोड़ा जाता है, और वो भी किसमें? जो मुख्य धातु है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है आपका क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। अब जो क्रिया होगी उसका प्रयोग क्रिया का प्रयोग अब किसके आधार पे होगा? कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के आधार, लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल से। देखिए, एक वचन, उसके बाद आपका पुल्लिंग, उसके बाद आपका कर्म। ठीक है, एक वचन, स्त्रीलिंग, उसके बाद कर्म। देखिए, इसको हम यहाँ पर दो भागों में हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आपका कृतवाच्य, और ये हमारा होगा कर्म वाच्य। ये हो गया कृतवाच्य और ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र केला खाता है। सुरेंद्र केला खाता है। ठीक है, तो इसको कर्मवाच्य में सुरेंद्र से केला खाया जाता है। सुरेंद्र केला खाता है और सुरेंद्र से केला खाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कहा कि जो सुरेंद्र केला खाता है, सुरेंद्र केला खाता है, तो यहाँ पे एक वचन, पुल्लिंग और कर्म। और उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि केला आपका एक वचन, पुल्लिंग और कर्म, खाया जाता है। ठीक है, कर्म है, खाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे, पुल्लिंग के रूप में आपको लिख कर दिखाऊंगी। राहुल, राहुल लीची खाता है। राहुल लीची खाता है। अब आप यहाँ पर मेन एग्जाम्पल देखेंगे। सुरेंद्र केला खाता है, राहुल लीची खाता है। ठीक है, राहुल लीची खाता है। तो आपका खाता है शब्द क्रिया है, और अभी क्योंकि ये कृतवाच्य है तो यहाँ पर क्रिया राहुल के आधार पर, यानी कि एक वचन और पुल्लिंग है। लेकिन अब आप आगे देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे? राहुल से लीची खाई जाती है। राहुल से लीची खाई जाती है। क्या आपको समझ में आया? यहाँ पर राहुल से लीची खाई जाती है। अभी अभी आपने देखा कि हमने लिखा है राहुल लीची खाता है, तो क्योंकि ये आपका कृतवाच्य है और यहाँ पर क्रिया जो होती है वो कर्ता के आधार पर होती है। कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर ही जो क्रिया होती है उसका लिंग, पुरुष और वचन होता है। अब क्योंकि हमने उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दिया है तो उसके लिंग, वचन और पुरुष क्या होंगे? वो कर्म के आधार पर होंगे। कर्म के आधार पर होंगे। तो यहाँ पर कर्म है लीची, कर्म है लीची, तो राहुल से लीची खाई जाती है। राहुल से लीची खाई जाती है। स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसीलिए खाई जाती है, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लिख दिया हमने खाई जाती है, और ये कर्म है। ठीक है, एक तरह से आपका यहाँ पर कर्म जो है उपलब्ध है। तो हमेशा हमने यहाँ पर बताया था कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा और हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। ठीक है, इसी तरह से वचन के आधार पर भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर चेंज किया था कर्म कृतवाच्य से आपका कर्मवाच्य। अब हम चेंज करते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य। नंबर 2, कृतवाच्य से कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य आप कैसे बनाएंगे? देखिए, इसमें भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया था और उसके कुछ नियम थे, तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ नियम हैं। उन्हीं के आधार पर आपने चेंज करना है कृतवाच्य से भाववाच्य में। ठीक है, तो कृतवाच्य तो अब आपको लगभग क्लियर हो चुका है, लेकिन अब हमें भाववाच्य को समझना है। तो क्रिया को हमेशा अन्य पुरुष, देखिए क्रिया जो होगी वो हमेशा आपकी अन्य पुरुष और एक वचन, अन्य पुरुष और एक वचन में कर दिया जाता है। क्रिया को हमेशा अन्य पुरुष व एक वचन में कर दिया जाता है, तथा कर्ता के साथ, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है।
जोड़ दिया जाता है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे श्याम जैसे ये आपका है कृतवाच्य, ठीक है। तो कृतवाच्य में हम एग्जाम्पल लेंगे, श्याम हंसता है, श्याम हंसता है, ठीक है। तो इसको हमने यहां पर कर्मवाच्य में हमने बदलना है, या सॉरी भाववाच्य में हमने बदलना है। तो क्या लिखेंगे, चलिए फटाफट, कौन बताएगा इस पॉइंट के आधार पर कि क्रिया को हमेशा अन्य पुरुष एक वचन कर दिया जाता है और कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। कौन बताएगा इसका क्या आंसर है? श्याम हंसता है। श्याम हंसता है का भाववाच्य क्या होगा? क्रिया को अन्य पुरुष और एक वचन में कर देंगे, तो श्याम से हंसा जाता है, श्याम से हंसा जाता है, ठीक है। कृतवाच्य था श्याम हंसता है, भाववाच्य है श्याम से हंसा जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक पॉइंट अपना क्लियर कर लिया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है दूसरा भी आपका। पहला पॉइंट जैसे कि आपको समझ में आ चुका है, तो दूसरा पॉइंट है कि क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल लिख सकते हैं, में बदल दिया जाता है। देखिए पहला पॉइंट तो करना ही करना है, पहला पॉइंट तो दिमाग में रखना ही रखना है कि जो क्रिया है उसको अन्य पुरुष और एक वचन कर दिया जाए और कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाए। जैसे हमने यहाँ पर कहा श्याम हंसता है, तो आपका जो शब्द है श्याम वो पुल्लिंग है और एक वचन है, क्रिया बिल्कुल उसी के आधार पर लिखी गई है, पुल्लिंग और एक वचन। लेकिन भाववाच्य में बदलने से आपको क्रिया को हमेशा एक वचन में लिखना है और आपके कर्ता के साथ से शब्द को जोड़ना है। देखिए ये तो करना ही करना है, साथ ही क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। काल के अनुसार और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। अब इसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पर कैसे हुआ ये सब, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कृतवाच्य, उसके बाद भाव वाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य में हम लिखेंगे वह नहीं सोता है, वह नहीं सोता है। तो देखिए हमने यहाँ पर कहा क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। सामान्य भूतकाल क्या होता है? देखिए हिंदी व्याकरण में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती है, समझनी होती है, सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं।
अब आपने कहा कि क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे बदलना है सामान्य भूतकाल में? आपको पता होना चाहिए कि क्रिया को सामान्य भूतकाल में हम कैसे लिखते हैं, क्या होता है ये सामान्य भूतकाल। तो जब क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से पूर्ण हो चुकी होती है तो उसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। तो वह नहीं सोता है, इसको हम कैसे भाववाच्य में बदलेंगे? हम लिखेंगे उस, क्योंकि हमने कर्ता के साथ से जोड़ना है, तो क्या होगा? उससे सोया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाववाच्य, उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्रिया को सामान्य भूतकाल में हमने बदल दिया और हमने जाता काल के अनुसार जो जाना, क्रिया का जो रूप है जाना, कि उससे सोया नहीं जाता, ये हमने उसमें जोड़ दिया। तो इस तरह से काफी सारे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल अभी तक पढ़ लिए हैं और अब हम लास्ट यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कर्मवाच्य को आपके कृतवाच्य और भाववाच्य में बदलेंगे। कर्मवाच्य को भाववाच्य में किस तरह से बदलेंगे, लास्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कर्मवाच्य से भाववाच्य और कृतवाच्य बनाना। क्योंकि अब आपको कर्मवाच्य भी क्लियर हो चुके हैं कि क्या होते हैं, ठीक है ना, और भाववाच्य की भी सारी विशेषताएं क्लियर है और कृतवाच्य की भी सारी विशेषताएं क्लियर है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपके लिए होमवर्क है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सारी चीजें मिक्सअप है। आप देख सकते हैं, अगर आपने पिछले लास्ट 2 सेशन से हम जो पढ़ रहे हैं वाच्यों से संबंधित, जरा सा भी आपने अगर नोट डाउन किया है, अगर समझा है, पढ़ा है, तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि कैसे आप कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे और कैसे आप कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसको एक बार जितना भी आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें और इस होमवर्क को कोशिश करें कि आप घर पर कर सकें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो नेक्स्ट सेशन में आप इसको जरूर डिस्कस करें और साथ ही हम भी इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और साथ ही इस पार्ट से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।